इस कहानी की शुरुआत होती है मेक्सिको सन 1673 से। यहाँ के फील्ड में हमें एक परिवार को दिखाया जाता है। इस परिवार का छोटा बेटा अपनी माँ को एक नेकलेस देता है। उसकी माँ को ये नेकलेस काफी पसंद आता है। वो उसे पहन लेती है और वो कहती है आज से वो नेकलेस पहने रहेगी और इस नेकलेस को वो कभी भी नहीं उतारेगी। इसके बाद ही हम देखते हैं कि वो छोटा बच्चा इस फील्ड में अकेला है, उसके आसपास कोई भी नहीं है। वो बच्चा अपनी मॉम को ढूंढने लगता है। वो ढूंढते हुए अपनी मॉम को एक नदी के पास जाता है। वो वहाँ पे देखता है कि उसकी माँ ने उसके भाई को पानी में डुबा के मार दिया है। ये देखने के बाद वो बच्चा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे भी उस पानी में डुबा के मार देती है। अब इसके बाद ये कहानी आज से 300 साल आगे जाती है, यानी कि सन 1973 में। हमें यहाँ पे लॉस एंजलिस का एक परिवार दिखाया जाता है, जहाँ पे एना नाम की एक औरत अपने 2 बच्चे सैमंथा और ग्रीस के साथ रहती है। एना अपने बच्चों की देखभाल अकेली करती है। एना का कोई भी पार्टनर नहीं है। दरअसल एना के पति पुलिस में काम करते थे, लेकिन उनकी मौत हो चुकी है। एना सोशल सर्विस डिपार्टमेंट के लिए काम करती है। इस डिपार्टमेंट का ये काम है कि ये देख रेख करे कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखे। यहाँ पे एना के पास पेट्रिसिया नाम की औरत का एक केस है, जिसे एना पिछले कई सालों से हैंडल कर रही है। उसके बॉस पेट्रिसिया के केस को उसी के कॉलीग को दे रहे होते हैं, लेकिन पेट्रिसिया कहती है कि मैं इस केस को बहुत दिनों से हैंडल कर रही हूँ। एना कहती है कि मैं पेट्रिसिया और उसके बच्चों को काफी दिनों से जानती हूँ, इसीलिए मुझसे अच्छा इस केस को कोई भी हैंडल नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद एना का बॉस उसे ये काम वापस लौटा देता है। इसके बाद ही एना के पास एक कॉल आता है। इस कॉल पे बताया जाता है कि पेट्रिसिया के बच्चे काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रहे, जिसके बाद एना एक पुलिसमैन को लेके पेट्रिसिया के घर जाती है। पेट्रिसिया दरवाजा खोलती है। वो एना से कहती है कि मेरे घर के अंदर बस तुम आ सकती हो। एना पेट्रिसिया के घर के अंदर जाती है। यहाँ पे पेट्रिसिया बहुत डरी होती है और इस घर के अंदर बहुत ही अलग तरीके की सजावट होती है, लेकिन इस घर के अंदर एना को बच्चे अभी भी नहीं दिखते। वो पेट्रिसिया से पूछती है कि बच्चे कहाँ पर हैं। पेट्रिसिया कहती है कि बच्चे बिल्कुल महफूज हैं। जिसके बाद एना को पेट्रिसिया के घर में एक दरवाजा दिखता है, जिसके ऊपर आंखें बनी होती है। एना जब उस दरवाजे के पास जाती है तो पेट्रिसिया को गुस्सा आ जाता है। वो एना के ऊपर हमला कर देती है। इससे पहले कि पेट्रिसिया एना को मार पाती, पुलिस वाला वहाँ पे आ जाता है। वो पेट्रिसिया को पकड़ के वहाँ से बाहर ले जाता है, लेकिन इसी झड़प के बीच में एना के हाथ में पेट्रिसिया की की लग जाती है। वो उस की से दरवाजे को खोलती है। वो देखती है कि उसी दरवाजे के अंदर पेट्रिसिया ने अपने बच्चों को कैद कर रखा है। ये दोनों बच्चे यहाँ पे बहुत डरी हालत में होते हैं। वो एना से कहते हैं कि दरवाजा बंद कर दो वरना वो हमें मार डालेगी। एना को उनकी बातें समझ में नहीं आती। इन दोनों बच्चों को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है और इसके बाद इन दोनों बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज के यहाँ छोड़ दिया जाता है। एना इन बच्चों के हाथों पे जले हुए निशान को देखती है और पूछती है कि इस निशान की वजह क्या है। उनमें से एक बच्चा बताता है कि ये निशान उस व्हाइट लेडी की वजह से है, जिसका नाम लालोरोना है, लेकिन एना बच्चे के इस बात पे यकीन नहीं करती। एना अपने घर चली जाती है और चुपचाप सो जाती है। एना को देर रात एक फोन आता है, जिस फोन पे उसे पता चलता है कि उन दोनों बच्चों को किसी ने मार दिया है। एना ये सुन के पूरी तरीके से चौंक जाती है, क्योंकि बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज के अंडर थे। भला कोई उन्हें कैसे मार सकता है। एना अपने बच्चों को अपने साथ गाड़ी में बिठा के घटना स्थल तक ले जाती है। एना अपने बच्चों को गाड़ी में छोड़ के खुद पुलिस के पास जाती है। इन बच्चों को ठीक उसी तरीके से मारा गया था जैसे 300 साल पहले 1673 में मैक्सिको में उस औरत ने अपने 2 बच्चों को पानी में डुबा के मारा था, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही लालोरोना थी। अब यहाँ पे पेट्रिसिया भी आ जाती है, जो कि अपने आपे से बाहर होती है। ये अपने बच्चों की मौत पे बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो अपने बच्चों की मौत का ब्लेम एना के ऊपर डालती है। वो उसे ही जिम्मेदार मानती है अपने बच्चों की मौत का। कहती है कि अगर तुम मेरे बच्चों को उस दरवाजे के पीछे से नहीं निकालती तो मेरे बच्चे आज जिंदा होते। बस एक ही दिन बची थी, लेकिन तुमने मेरे बच्चों को वहाँ से निकाला और आज मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं है। एना पेट्रिसिया से पूछती है कि तुम क्या कहना चाहती हो, तुम्हारे बच्चों को किसने मारा। पेट्रिसिया बताती है कि लालोरोना ने। इसके बाद पेट्रिसिया को पुलिस वहाँ से ले जाती है। इधर हम गाड़ी के अंदर एना के दोनों बच्चों को देखते हैं। उसकी बेटी कार के अंदर सो गई होती है, लेकिन इसका बेटा अभी भी जाग रहा है। वो कार से बाहर निकल जाता है और इधर उधर ताक झांक करने लगता है। तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे एक सफेद कपड़ों में औरत रो रही होती है। ये वही औरत है लालोरोना। कुछ पलों में ही वो औरत उसके सामने आ जाती है और झट से उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके हाथ को पकड़ते ही बच्चे का हाथ जलने लगता है। वो किसी तरीके से अपना हाथ छुड़ा के गाड़ी के अंदर आ जाता है। उसकी बहन भी उठ जाती है और लालोरोना गाड़ी के बाहर खड़ी होती है, जो कि गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करती है। दोनों बच्चे यहाँ पे काफी ज्यादा डरे होते हैं। इसके बाद एना वहाँ पे आ जाती है और अपने दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले आती है। अब इसके अगले
अगले दिन ऐना चर्च के फादर से मिलती है। वो फादर से ला लोरोना के बारे में पूछते हैं। फादर ला लोरोना के इतिहास के बारे में ऐना को सारी बातें बताते हैं। अब इधर दूसरी तरफ हमें ऐना के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे घर के बाहर ऐना की बेटी अम्ब्रेला से खेल रही होती है। वो जैसे ही अम्ब्रेला को खोलती है उसके सामने ला लोरोना आ जाती है। ला लोरोना के हाथ को पकड़ते ही हाथ जलने लगता है। अब इसके बाद उसकी बेटी के भी हाथ पे जलने के निशान आ जाते हैं। ऐना अपने बेटी के हाथों पे उस निशान को देखती है और वो उससे पूछती है कि आखिर ये तुम्हारे हाथों पे निशान कैसे आए, लेकिन उसकी बेटी उससे झूठ बोल देती है और कह देती है कि ये चोट के निशान है और खेलते टाइम मेरे हाथ पे आ गए थे। आज के दिन ऐना के घर पे एक डिटेक्टिव भी आता है। दरअसल ये ऐना के पति का दोस्त है। ये ऐना को पैट्रिसिया के केस की फाइल देता है और कहता है कि हमें पैट्रिसिया पे ही शक है। उनको ऐसा लगता है कि पैट्रिसिया ने ही अपने दोनों बच्चों को मारा है, लेकिन इनके शक का कोई भी आधार नहीं है। इनका शक यानी कि बेबुनियाद है, क्योंकि पैट्रिसिया के बच्चों की जब मौत हुई थी तो पैट्रिसिया वहाँ पे नहीं थी, वो चर्च में थी। इसके बाद डिटेक्टिव चला जाता है और उसी रात को ऐना देखती है कि उसका बच्चा नींद में चल रहा है। ऐना अपने बच्चे को ले जाके बेड पे सुलाती है, लेकिन इतने में ही दरवाजा अपने आप जोड़ की आवाज करके खुल जाता है, क्योंकि अभी अभी ऐना के घर में किसी अदृश्य ताकत ने एंट्री की है। ऐना जल्दी से अपने घर के दरवाजे को बंद कर देती है। वो जब पीछे मुड़ के देखती है तो पाती है कि पैट्रिसिया की केस की फाइल पूरे तरीके से जमीन पे बिखरी पड़ी है। वो समझ जाती है कि उसके घर में उसके अलावा कोई और दस्तक दे चुका है। ऐना के रूम का थोड़ा सा दरवाजा खुला होता है। वो उस रूम के अंदर झांकती है। उस रूम के अंदर सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी, यानी कि ला लोरोना खड़ी थी। ऐना जोर से चिल्लाती है और उस कमरे की तरफ भागती है। वो उस पे हमला करती है, लेकिन ला लोरोना वहाँ से जा चुकी थी। इतने में ऐना के दोनों बच्चे वहाँ पे आ जाते हैं। आज की रात ऐना अपने बच्चों को सुला के पूरी रात उनकी पहरेदारी करती है और पूरी रात जागती है। अगले दिन ऐना पैट्रिसिया से मिलने के लिए जाती है। पैट्रिसिया ऐना को देख के कहती है कि तुम मेरे बच्चों की मौत की जिम्मेदार हो। ऐना पैट्रिसिया के हाथ पे देखती है, उसके हाथ पे भी वही निशान होते हैं जो उसकी बेटी के हाथ पे थे। यहाँ पे पैट्रिसिया ऐना से कहती है, मैंने ला लोरोना से कहा है कि तुम मेरे बच्चे लौटा दो, बदले में तुम ऐना के बच्चे ले लो। ऐना पैट्रिसिया की बातों से समझ जाती है कि उसके बच्चों की जान खतरे में है। ऐना जब अपने घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके बच्चे को किसी ने ऊपर से नीचे फेंका है। ऐसा करने वाली ला लोरोना है। ऐना अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसके बेटे के हाथ पे उस जलने के निशान को देखता है। ऐना को भी ये बात पता चल जाती है कि उसके बेटे के हाथ पे भी जलने का निशान है। वो अपने बेटे को घर लाती है और उस निशान की वजह पूछती है। ऐना का बेटा उसे पूरी सच्चाई बता देता है। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ऐना की बेटी बाथ टब के अंदर नहा रही है। तभी ला लोरोना उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन ऐना सही समय पे यहाँ पे आ जाती है और अपनी बेटी को बचा लेती है। ऐना के साथ इतनी सारी अनहोनियां होने लगी थी, जिससे वो समझ जाती है कि उसे अगर अपने बच्चों को बचाना है तो उसे चर्च की मदद लेनी पड़ेगी। ऐना वापस जाकर चर्च के फादर से मिलती है। फादर बताते हैं कि चर्च तुम्हारी इस काम में मदद कर सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। लेकिन ऐना के पास इतना वक्त नहीं है, इसीलिए चर्च के फादर उसे एक आदमी के पास भेजते हैं जो उसकी मदद कर सके। इस आदमी का नाम रफेल होता है। रफेल का यही काम है कि वो अपने पवित्र मंत्रों से और अपनी अध्यात्म की शक्ति से लोगों को पोजीशन से दूर करता है और इन बुरी शक्तियों से लोगों को बचाता है। पहली बार में तो वो ऐना की मदद करने से मना कर देता है, लेकिन कुछ देर बाद जब वो ऐना के छोटे छोटे बच्चों को देखता है तो वो ऐना की मदद करने के लिए मान जाता है। अब रफेल यहाँ से अपनी कुछ पवित्र चीजों को लेके ऐना के घर के लिए निकल जाता है, लेकिन ऐना के घर में जाते ही वो यहाँ पे ये जानने की कोशिश करता है कि इस घर के अंदर कोई बुरी ताकत है या नहीं। वो उस घर की टेबल पे कुछ अंडों को रखता है और जब वो उन अंडों को तोड़ता है तो वो अंडा अंदर से पूरी तरीके से काला होता है। ये इस बात का संकेत है कि इस घर के अंदर बहुत ही बुरी आत्मा का साया है। अब रफेल इस घर की सुरक्षा के लिए अपने साथ लाई हुई सारी पवित्र चीजों को इस घर में चारों तरफ फैला देता है। रफेल के पास ला लोरोना के आंसू होते हैं। वो उन आंसुओं को पवित्र करते हैं ताकि उसे ला लोरोना के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। अब सारे इंतजाम करने के बाद रात हो जाती है और बाहर बारिश हो रही होती है। रफेल घर के अंदर पवित्र माहौल बनाने के लिए घर के अंदर बहुत सारी मोमबत्तियों को जला देता है और उनके बीच में ऐना के दोनों बच्चों को बिठा देता है ताकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन इसके बाद ही इस घर के अंदर एक तेज हवा का झोंका आता है और सारी मोमबत्तियां बुझ जाती है, यानी कि इस घर के अंदर ला लोरोना दाखिल हो चुकी है। वो घर के अंदर आते ही ऐना के बेटे पे हमला कर देती है। तभी रफेल उसके पवित्र आंसुओं को उसके ऊपर छिड़क देता है, जिससे ला लोरोना का चेहरा जलने लगता है और वो घर से बाहर चली जाती है। इसके बाद रफेल फायर ट्री के बीजों को घर के चारों तरफ बिछा देता है ताकि ला लोरोना वापस इस घर के अंदर एंटर ना कर सके, क्योंकि आज से 300 साल पहले जब ला लोरोना ने अपने बच्चों को मारा था तो फायर ट्री ने उसे ऐसा करते हुए देखा था और ये पवित्र फायर ट्री ही खुदा के सामने इस बात की गवाही है कि ला लोरोना ने ये पाप
किया है, इसीलिए लालोरोना फायर ट्री से बहुत ज्यादा घबराती है। अब लालोरोना घर के पिछले दरवाजे से घर के अंदर आने की कोशिश करती है। तभी राफेल और एना घर के पिछले दरवाजे के पास जाते हैं और जबरदस्ती उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एना की बेटी अभी भी वहाँ पे होती है जहाँ पे फायर ट्री के बीजों को छोड़ा गया है। वो देखती है कि घर के बाहर उसका एक खिलौना यानी कि एक डॉल पड़ी है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है और वो इस खिलौने को उठाने की कोशिश में फायर ट्री के बीच के उस पार चली जाती है। तभी लालोरोना उसे खींच के घर से बाहर ले जाती है। लालोरोना उसकी बेटी को उठा के घर के बाहर उसी पूल में लेके जाती है। एना भी उसे बचाने के लिए उस पूल के अंदर कूद जाती है, लेकिन लालोरोना एना और उसकी बच्ची दोनों पे हमला करती है। इससे पहले कि लालोरोना एना और उसकी बच्ची दोनों को मार देती, राफेल पूल के पास आ जाता है और कुछ पवित्र बीजों को पूल के पानी के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से लालोरोना पूल के अंदर से निकल जाती है। इससे एना और उसके बच्ची की जान बच जाती है। इसके बाद एना और उसकी बच्ची को पूल से बाहर निकाल लिया जाता है। एना के हाथ में लालोरोना के गले का नेकलेस रह जाता है, जिसे लालोरोना हमेशा पहने रखती है। इस नेकलेस को आज से 300 साल पहले उसके छोटे बेटे ने उसे दिया था। इसके बाद अब एना अपनी बच्ची को लेके घर के अंदर आ जाती है, लेकिन उसकी बच्ची बार बार घर के बाहर जाने की कोशिश करती है क्योंकि वो लालोरोना के कब्जे में है। एना अपने बच्चों को एक अलमीरा के अंदर रख के उसके दरवाजे को बाहर से लॉक कर देती है, क्योंकि एना को अपने बच्चों को बचाने के लिए उसके पास और कोई चारा नहीं है। अब इसके कुछ देर बाद ही इनके घर पे एक लेडी आती है। ये कोई और नहीं बल्कि पेट्रिसिया है। वो एना के घर में घुस के उसके बच्चों को अलमीरा से बाहर निकाल देती है। पेट्रिसिया को ऐसा लगता है कि अगर उसने एना के बच्चों को लालोरोना के हवाले कर दिया तो बदले में लालोरोना उसके बच्चों को लौटा देगी। यहाँ पे राफेल और एना दोनों आ जाते हैं। राफेल पेट्रिसिया को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन पेट्रिसिया उसकी एक भी बात नहीं मानती। लेकिन राफेल जब आगे बढ़ता है तो पेट्रिसिया उसे अपनी गन से जख्मी कर देती है और इसके बाद वो उन पवित्र बीजों की लाइन को भी मिटा देती है। जैसे ही बीजों की लाइन मिटती है, लालोरोना घर के अंदर दाखिल हो जाती है। वो एना के ऊपर हमला करती है और उसे बेसमेंट के अंदर फेंक देती है और साथ ही वो बेसमेंट के दरवाजे को लॉक कर देती है। अब एना के बच्चे बिल्कुल अकेले हैं, उनकी हिफाजत करने वाला कोई भी नहीं है। अब इसके बाद ये दोनों बच्चे घबरा के छत के ऊपर भाग जाते हैं। इनके पीछे लालोरोना पड़ी होती है, जो कि इन दोनों बच्चों को मारना चाहती है। जब लालोरोना इनकी तरफ बढ़ रही होती है तो एना के बेटे के हाथ में वही नेकलेस होता है जो कि लालोरोना का था। वो उस नेकलेस को लालोरोना को दिखाता है। लालोरोना उस नेकलेस को देख के अपने असली रूप में आ जाती है। उस नेकलेस को देखने के बाद उसे अपने बेटे की याद आ जाती है जिसने उसे वो नेकलेस दिया था। दूसरी तरफ हम पेट्रिसिया को देखते हैं, जिसे ये बात समझ में आ जाती है कि वो जो कर रही है गलत है। ऐसा करने से उसके बच्चे कभी लौट के वापस नहीं आएंगे। लालोरोना उसके बच्चों को नहीं लौटाने वाली। पेट्रिसिया बेसमेंट का दरवाजा खोल देती है और एना को वहां से निकाल देती है। राफेल भी उठ के खड़ा हो जाता है, बावजूद इसके कि वो बुरी तरीके से जख्मी है। दूसरी तरफ हम लालोरोना को देखते हैं, वो एना के बेटे को ऐसे हाथ लगा रही होती है जैसे मानो कि वो उसी का बेटा हो। लेकिन इन बच्चों के पीछे एक मिरर रखा होता है जो कि कपड़े से ढका होता है। समैंथा के हाथ से वो कपड़ा खिंच जाता है, जिसके बाद वो आईना बेनकाब हो जाता है। उस शीशे के अंदर लालोरोना जैसे ही खुद को देखती है, उसके अंदर का शैतान वापस जाग जाता है। यहाँ पे तब तक राफेल भी पीछे से पहुंच गया था और वो लालोरोना के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। इतने में लालोरोना उसे हवा में उठा के कहीं दूर फेंक देती है। इसी के बीच एना के बच्चे भाग के एना के पास चले जाते हैं। लालोरोना उन सबको मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगती है। अब इससे पहले कि लालोरोना उनके पास पहुंचती, इससे पहले राफेल अपने पैरों से पवित्र फायर ट्री की लकड़ी से बने क्रॉस को उनकी तरफ खिसका देता है, जिसे एना जल्दी से उठा लेती है। और जैसे ही लालोरोना उसके बच्चों को मारने के लिए उसके नजदीक जाती है, वो उस क्रॉस को लालोरोना की छाती में गाड़ देती है और इस तरीके से इस लालोरोना यानी कि इस शैतान का अंत हो जाता है। अब इसके बाद सब कुछ ठीक हो चुका है, इसीलिए सब मिलकर राफेल का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे वहां से विदा करते हैं, क्योंकि राफेल की वजह से ही इन सब की जान बच पाई है। लालोरोना और उसका कर्ज हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और ये कहानी भी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सीने सफर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।